एक साल के लिए पत्नी भाग 2। कुछ ही समय में उन दोनों की शादी की रस्मों को ख़त्म कर दिया गया और जैसा कि शशांक को सिर्फ शादी के पूरे होने तक की मतलब था, वो उसे छोड़कर मंडप से बाहर निकल गया और विवेक, जो काफ़ी सालों से उसका असिस्टेंट था, उससे पंडित को बाहर तक छोड़ने को बोलकर खुद भी दरवाजे की ओर बढ़ गया। शादी की रस्मों के होने तक उसने किसी तरह अपनी माँ रीमा और उसके दूसरे पति विक्रम मेहरा को बर्दाश्त किया था, जिससे उसने घर की दहलीज लांघने तक की इजाज़त न दी थी। लेकिन अब उन्हें अपने घर के आसपास देखने का उसका कोई इरादा नहीं था, इसलिए अपनी माँ की कोई बात सुने बिना उसने हमेशा की तरह दरवाजे को बेरहमी से उनके मुँह पर ही बंद कर दिया और मुड़कर वापस मंडप की ओर बढ़ने लगा। मंडप के करीब पहुँचने उसने गद्दे पर एक बगल रखे अपने फ़ोन को उठाया और कनिष्का की ओर बिना देखे सीढ़ियों की ओर चल बढ़ा। ठीक उसी पल कनिष्का ने अपनी कांपती आवाज़ से उदासी को दूर किया और बोली, शादी हो जाने के बाद आपने कहा था कि मेरे डैड की कंपनी के शेयर्स आप खरीद लेंगे और उन्हें वापस भी कर देंगे। कनिष्का को कहते सुन शशांक चलते चलते अपनी जगह पर ही रुक गया। आज से 22 साल पहले उसकी माँ पैसों के लिए किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई थी। आज इतने सालों के बाद जब वो एक लड़की को वापस अपनी ज़िंदगी में ला रहा था, तब वो सिर्फ पैसे और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे में शशांक के चेहरे के भाव बिल्कुल सर्द और आंखें सुर्ख हो गई थी, जिससे बाद वो खुद पर ही व्यंग्यात्मक से मुस्कुराया और मुड़कर वापस कनिष्का की ओर बढ़ गया। बिना कोई वार्निंग दिए उसने उसके दोनों बाहों को पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। शशांक के इस हरकत का कनिष्का कोई तोड़ न निकाल पाई, बल्कि उसकी एड़ी फर्श से ऊपर उठ गई। अपने पंजों पर खड़ी वो कसमसाते हुए रो पड़ी, लेकिन शशांक उसकी बाह छोड़ने के बजाय उस पर और अधिक दबाव बढ़ाने लगा, जिससे कनिष्का को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बाह की चमड़ी को किसी मशीन में डाल दिया गया हो, बेवजह उसे दबाया जा रहा हो। हर डर और घबराहट से उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। उसकी पल उसके कानों में शशांक की वही जानी पहचानी आवाज़ पड़ी, जिसमें वो कह रहा था, सुबह जब तुमने शादी के लिए इनकार किया था, तब तुम मुझे एक स्वाभिमानी लड़की लगी थी जिसे सिर्फ इज्जत से प्यार था, लेकिन देखो तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम ही उन्हीं लड़कियों की तरह निकली जो पैसों के लिए अपने आप तक को बेच सकती है, और जैसे कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुम्हारे डैड की कंपनी उन्हें वापस मिल जाएगी और इन सब के बदले मैंने तुम्हें तुमसे ही खरीद लिया, इसलिए कभी भी मुझे डबल क्रॉस करने के बारे में मत सोचना। इतना कहते हुए शशांक गुस्से की वजह से अपने आपे से बाहर होने लगा। जितनी दबाव वो अपने दांतों को पीसने पर लगा रहा था, उतने ही दबाव वो कनिष्का की बाह पर भी बढ़ा रहा था, जो इतना दर्दनाक था कि मानो कनिष्का की बस टूटी ही हड्डी ही टूट जाएगी। आज से पहले शशांक ने अपनी माँ के अलावा
किसी पर इतना गुस्सा महसूस नहीं किया था, इसलिए उसे पता तक चला कि उसे इन सभी आक्रामक हरकतों की वजह से कनिष्का किस कदर तकलीफ में है। सभी चीज़ों से अनजान वो कहता रहा, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं तुम्हें 1 साल बाद अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी बन के रहना होगा। पैसों के लिए किसी और के साथ कोई संबंध बनाने की बारे में पूरी तरह भूल जाना। साल भर के बाद जब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दूंगा, तब तुम्हें जो भी करना होगा करते रहना, लेकिन आगे 12 महीनों में मुझसे कोई उम्मीद लगाना। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सिर्फ एक समझौता है। ना मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी मानूंगा, ना ही एक पत्नी का तुम्हें कोई दर्जा ही मिलेगा। अपनी बात ख़त्म करने के बाद शशांक ने उसकी बाह पर धक्का लगाते हुए उसे छोड़ दिया, जिससे कनिष्का कुछ कदम पीछे चली गई, लेकिन उसकी चुन्नी शशांक की कलाई पर बंधी घड़ी में अटक गई और खींचते हुए उसके सिर से नीचे गिर गई, जिसके बाद कनिष्का के आंसू उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगे। अपने आंसुओं को शशांक के सामने बहता महसूस कर कनिष्का ने अपनी दोनों हथेलियों से चेहरे को ढक लिया और उससे विपरीत मुड़कर जाकर रोने लगी। भाग 3। कनिष्का को मिला तिरस्कार। कनिष्का को यूं ही रोता छोड़कर शशांक अपनी कमरे में लौट गया। उसके बॉडीगार्ड भी अब तक बाहर चले गए थे, इसलिए इस वक्त लंबे चौड़े वीरान से लिविंग रूम में सिर्फ कनिष्का और शशांक की छोटी बहन भव्या ही बची रही थी, जो शशांक से 5 साल छोटी और हम उम्र लग रही थी। कनिष्का की अब तक शशांक और कनिष्का की बातों को सुनने से भव्या को ये बात अच्छे से समझ में आ गया था कि उसकी हो चुकी भाभी ने शादी करने के लिए उसके भाई से पैसे डिमांड किए हैं, इसलिए उसका भाई शशांक सभी के साथ इतने गुस्से से पेश आ रहा है। पहली मीटिंग में जब भव्या ने कनिष्का को देखा था, तब वो उसे एकदम परफेक्ट लगी थी अपने भाई की दुल्हन बनाने के लिए, लेकिन इस वक्त उसे अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। वो कनिष्का को अजीब नज़रों से घूरने लगी थी। वहीं कनिष्का अब तक रोते हुए नीचे बैठ चुकी थी। उसके समीप बहुत भव्या उसके ठीक सामने बैठ गई, व्यंग्यता करते हुए बोली, तुमने अपनी ही शादी का सौदा किया है। आखिर किस तरह की लड़की हो तुम? मुझे लगा था कि तुम भाई की नफरत ख़त्म करोगी, लेकिन तुमने तो उनके अंदर और ज़्यादा जहर घोल दिया। आखिर तुम लड़कियों को इतने पैसों की कहाँ ज़रूरत पड़ जाती है? मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन मुझे तो कभी इतने पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी। शशांक के गरजने के बाद एक लड़की की आवाज़ सुनकर कनिष्का ने अपना सर उठाया तो देखा उसके सामने एक 20 साल की लड़की बैठी हुई थी। उसने शरीर में वेस्टर्न ड्रेस पहन रखा था, चेहरे पर घृणा के भाव लिए उसे देख रही थी। नज़रें मिलने पर उसने एक पल बाद अपना सिर वापस झुका लिया और दबी आवाज़ में बोली, इंसान को हालातों के आगे मजबूर हो जाता है।
और मुझ जैसे हालात तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आई, इसलिए मुझे नहीं पता कि एक आज़ाद लड़की को पैसे की ज़रूरत कैसे पड़ जाती है। कनिष्का के आंसू, उसके शब्द इस वक्त इतनी वेदना और सच्चाई के साथ निकल रहे थे कि कुछ पलों के लिए भव्या स्तब्ध रह गई। उसने होठ में कुछ और ही बात अटकी हुई थी, लेकिन कनिष्का की हालत देखते हुए उसने अपने शब्दों को बाहर ना निकाला और वापस चुपचाप वहाँ से उठकर एंट्रेंस की ओर चल गई। हालांकि जब वो दरवाजे को खोलकर बाहर निकलने लगी, तब उसने एक बार फिर मुड़कर कनिष्का को देखा और कहने लगी, वैसे तो मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन हो सके तो कुछ देर के लिए भाई की नज़रों से दूर जाना। इस तरह उनका गुस्सा जल्दी शांत होने की संभावना रहता है। इतना कह वो वहाँ से चली गई। उसके जाने से शशांक का इतना बड़ा मैंसन पूरी तरह सन्नाटे में डूब गया। घर की देखभाल करने वाले सर्वेंट हिलाल भी ना जाने कहाँ चले गए, जिसके कारण शशांक के साथ अकेले घर में होना कनिष्का के दिल में एक अनकहे खौफ को पैदा करने लगा था। उसके सुबकने की आवाज़ लिविंग रूम में हर एक कोने में बसने लगी थी, लेकिन कुछ पलों के बाद उसकी आवाज़ शांत होने लगी और वो वहीं मंडप में लगे गद्दे पर धीरे धीरे करवट लेकर लेट गई। उसने अपने शरीर की असामान्य रूप से समेट लिया। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और एक बार फिर घबरा उठी। थोड़े संकोच होते हुए उसने अपनी पलकी उठाई तो देखा वहाँ एक 50-55 वर्ष आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसके व्हील चेयर के पीछे खलील भी खड़ा हुआ था, जो शायद उनके व्हील चेयर को धक्का देकर चल रहा था। उस आदमी से कोई जान पहचान न होने की वजह से कनिष्का ने खुद को मंडप बने आर्टिफिशियल पिलर के पीछे छुपा लिया और वहीं से झांकते हुए सब कुछ देखने लगी। उधर उस व्हील चेयर पर बैठे आदमी को लिविंग रूम के बीचों बीच छोड़कर खलील भागते हुए शशांक के कमरे में गया और कुछ पलों के बाद शशांक के साथ लौटा। अब तक शशांक ने अपने सफ़ेद शेरवानी को बदलकर काले रंग का शर्ट, खाकी रंग की पैंट को पहन रखा था। उसके बाल गीले थे। उसने उन्हें हर दिन की तरह सेट भी नहीं किया था। पैरों में आम सा स्लीपर्स डाले वो तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसी पल अचानक न जाने कैसे उसकी नज़र पिलर के पीछे छुपी कनिष्का के ऊपर पड़ गया। हालांकि उसे देखने के बाद भी शशांक ने उसे अनदेखा किया और लिविंग रूम के बीचों बीच पहुंचकर उस आदमी से बोला, डैड, आपका सफ़र कैसा रहा? शशांक के इस सवाल का जवाब उसके पिता ने गहरी सांस भरी और शशांक की ओर गुस्से में घूरते हुए बोला, यहाँ आते हुए बाहर मेरी मुलाकात विक्रम और रीना से हुई थी और जानते हो विक्रम ने किस तरह के लहजे में बात की मुझसे। अपने ही बेटे की शादी के बारे में जानकारी ना होने पर गैरों से मुझे आपकी शादी की बात पता चला। इससे ज़्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है? डैड, मैंने कोई प्लानिंग करके शादी नहीं की है। ये सब कुछ अचानक हुआ, शशांक ने जवाब दिया। फिर भी मुझे पता होना चाहिए था, शशांक के पिता ने बेरुखी से कहा, जिस पर
शशांक उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपने ठंडे हथेलियों पर हाथ रखे हुए कहने लगा, डैड, मुझे इस शादी को इतना ही कह पाया था कि तभी शशांक के डैड ने उसकी बात को बीच में ही कटाक्ष करते हुए कहा, भव्या ने बताया कि शादी के बदले उस लड़की ने आपसे पैसे लिए हैं, क्या ये सच है? शशांक उनके इस सवाल से थोड़ा शॉक हो गया। कुछ पलों तक वो सोचने लगा कि आखिर उसके और कनिष्का के बीच हुई डील के बारे में भव्या कैसे जान गई थी। तब जाकर उसे याद आया कि शादी के बाद जब वो चिल्ला रहा था तब भव्या घर में ही थी, तभी उसने सब कुछ सुन लिया होगा। पर वो अपने डैड या किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए वो अपना सिर ना में हिलाने ही वाला था कि तभी उसके डैड ने एक बार फिर कहा, आपने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की को जगह दी है जो पैसों की भूखी है। ऐसी औरतें दौलत के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी दूसरे के घर के साथ साथ अपने घर को भी तोड़ सकती हैं, भले ही वो आपके मकसद को पूरा करने का जरिया बनी हो। लेकिन याद रखिए, एक दिन वो ही लड़की आपके दिल को तोड़ कर रख देगी। आप भी उसी हालात में लड़ने लगेंगे जिन हालातों में मैं लड़ता आया हूँ पिछले 22 सालों से। नहीं डैड, ऐसा मौका मैं नहीं दूंगा। इस पूरी दुनिया में मुझे कोई भी नहीं तोड़ सकता। कहते हुए शशांक की आंखें ठंडे सितारे के समान बेजान और वीरान सी हो गई। वो पहले ही अपने अनचाहे शादी की वजह से परेशान था, इसलिए उसके पिता ने उससे ज़्यादा परेशान नहीं किया और हलील को कमरे में ले चले जाने का इशारा किया। हलील को आगे बढ़ता देख शशांक ने उसे वहीं रोक दिया और खुद व्हील चेयर को धक्का देते हुए सीढ़ियों से लगे कमरे की ओर चला गया। कुछ समय बाद हलील भी वहां से किचन की ओर बढ़ गया और कनिष्का वहीं पिलर से लगी शशांक के डैड की बातों के बारे में सोचने लगी। कल तक की एक स्वाभिमानी लड़की को आज सब पैसों के लिए बिकने वाली लड़की समझ रहे थे। जिससे वो शादी के बंधन में बंधी थी, उसके साथ साथ उसके परिवार का हर सदस्य उससे नफरत करता था। उसे घर तोड़ने वाली लड़की से लेकर न जाने और क्या क्या कह दिया था। अब तक ये बात उसे अंदर ही अंदर खाने लगी थी, जिससे उसकी पलकें एक बार फिर से भीगनी शुरू हो गई। तभी अचानक उसे अपने डैड का ख्याल आया, जो टैक्स ना भरने की वजह से कस्टडी में ले गए थे। अपनी परेशानियों के बीच वो उन्हें तो भूल भी गई थी, लेकिन जैसे ही उसे याद आया, वो शशांक की परवाह किए उस कमरे की ओर दौड़ी जहां शशांक का दिया हुआ ब्लैंक चेक गिरा था। कमरे में पहुंचकर उसने ब्लैंक चेक उठाया और दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरकर घर से निकल गई। आखिर क्या होगा कनिष्का का? प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।